आज आज के साथ आज वाले पोर्शन में भी यही होगा। अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये है कि फिर तुमको जा करके करना है उन बचे हुए क्वेश्चंस को। बचे हुए क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीजें करनी ही करनी है। सुबह सुबह भी पढ़ सकते हो या रात में पढ़ के सो जाओ। रात में पढ़ के ऐसे सो, तुमको इतना पढ़ना है कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स दिमाग पे रहे कि हाँ प्रोजेक्टाइल में ये सारे टॉपिक्स हैं, या मैथ्स में जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स। अब उन टॉपिक्स को अप्लाई करना बस यहाँ पे सीखना है। जो भी बची खुची जो चीजें रह गई है वही बस अप्लाई करना यहाँ पे सीखोगे। अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही है ना डिसाइडर, अल्टीमेट डिसाइडर। तुमको थ्योरी आता हो या चाहे ना आता हो, चाहे जैसा भी आता हो, अल्टीमेटली क्वेश्चन ही डिसाइड करने वाला सब कुछ। इस वजह से छोड़ो मत इसको, नहीं तो छूटते जाएगा तो ये भी छूटते चला जाएगा इस तरीके से। समझ में आया? क्या चीज? तो प्रीवियस वाला पूरा अगर कंप्लीट है तो तुम आगे वाला कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस असाइनमेंट्स, अगर वो तुम्हारे कंप्लीट है तो फिर ऑब्वियसली तुम आगे वाले पे जाओगे। तो डेली क्या करोगे? मैं डेली की बात कर रहा हूँ। यहां से जाने के बाद क्या कर रहे हो? सो जा रहे हो घर पे जाके? तो वो काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस अगर बचे हुए हैं तो पहले वो करोगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे जाओगे। असाइनमेंट के क्वेश्चंस उसी दिन कंप्लीट होने चाहिए, एकदम हाथों हाथ। वो अगले अगले दिन के लिए पेंडिंग नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और पीवाईक्यू करने का टाइम मिल रहा है तो पीवाईक्यू करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि पेंडिंग रखते जा रहे हो। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन थोड़ा रिलैक्स मोड में रहोगे तुम। उस दिन तो रिलैक्स मोड में रह सकते हो ना। जैसे कल तुम बोल रहे हो कि छुट्टी है तो कल थोड़ा सा रिलैक्स मोड में तुम रह सकते हो। लेकिन ये मत करो कि मतलब पेंडिंग मोड में भेज रहे हो उसको। चलो एनीवे, सो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो प्रोजेक्ट, हाँ इसको बंद करो भाई, बंद करो इसको। सो आज का जो टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले फिर से मैं तुमको थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ इसका, जो भी इसमें थ्योरी है, और थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गैलीलियो स्टेटमेंट। गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या था? गैलीलियो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल से ऊपर कोई भी मोशन हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है या 3D मोशन हो रहा है, तो उसमें सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3D मोशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। तीनों कोऑर्डिनेट उसके बदल रहे होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से वेलोसिटी में भी कुछ तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। और वैसे ही एक्सेलरेशन में भी तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो गैलीलियो का कहना यह था कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वाई और जेड दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्स का कोई रिलेशन वाई से नहीं है, वाई का कोई रिलेशन जेड से नहीं है। वैसे ही वेलोसिटी इन एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी इन वाई जेड से इंडिपेंडेंट है। तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन के साथ भी हम ये बात बोल सकते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स में बस एक ही चीज कॉमन हो सकता है, वो है टाइम। टाइम जो है, टाइम कॉमन होगा सभी कंपोनेंट्स के लिए। सो टाइम विल बी कॉमन फॉर ऑल कंपोनेंट्स। कोई भी मोशन हो रहा है तो जितना टाइम एक्स में
मोशन हो रहा है, जितने टाइम के लिए एक्स में मोशन हो रहा है, एग्जैक्टली उतने टाइम के लिए वाई में भी हो रहा है, उतने टाइम के लिए जेड में भी हो रहा है। इस वजह से टाइम तीनों कंपोनेंट्स के लिए कॉमन होगा, लेकिन जो वैल्यूज हैं वैल्यूज कॉमन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। सो इसका अगर तुम रीजन समझना चाहोगे तो इसका रीजन है वेक्टर का कंपोनेंट। वेक्टर में तुमने कंपोनेंट्स पढ़ा होगा कि अगर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एंगल अगर मान लो थीटा है किसी एक लाइन के साथ, तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड इधर आता है ए कॉस थीटा आता है। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो क्या इधर कोई कंपोनेंट आएगा? ए कॉस 90 होगा कंपोनेंट, कॉस 90 जीरो होता है। इसका मतलब अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो ए कॉस कंपोनेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इस वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। सो ये इसका रीजन है। ठीक है, सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे चलते हैं। सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को सेम लेवल प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है कि सेम टू सेम लेवल प्रोजेक्शन हो रहा है। तो जैसे मान लो यहां पे ये लेवल है, सेम लेवल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल स्पीड v के साथ एंगल थीटा पे फेंका जा रहा है। तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यही है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर तुम किसी एंगल पे फेंकोगे तो वो थोड़ी देर के बाद कर्व होकर के वापस नीचे ही गिर जाएगा। अगर यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नहीं होता तो ये सीधे के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा होता इस लाइन पर, लेकिन ग्रेविटी होने की वजह से ये मुड़ जाता है नीचे की तरफ। तो इस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गैलीलियो का स्टेटमेंट यूज करके, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक करके। सो इसका अगर हम कंपोनेंट देखें, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, इसको मान लो ओरिजिन। सो एक्स डायरेक्शन में जो तुम्हारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है v cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो है वो है v sin थीटा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जीरो है अभी, और वाई डायरेक्शन में जो है वो है -g। सो ये है तुम्हारा कंपोनेंट्स। इनका यूज करके हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है रेंज, दूसरा पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट, और तीसरा पैरामीटर है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालते हैं सबसे पहले इससे। इसको हम लोग दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये मोशन जो है, एक मोशन ऐसा दिखेगा ऊपर जाके नीचे आ रहा है, और एक मोशन ऐसा दिखेगा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मिल रहा है अपने को। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां के लिए और यहां से यहां के लिए, यही सेम टाइम यहां पे भी लग रहा है यहां से यहां जाने के लिए। सो इधर से इधर वाला टाइम अपन निकालते हैं सबसे पहले। उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं v = u + 80। सो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा है माइनस gt1। सो t1 की वैल्यू आ जाएगी v sin थीटा अपॉन g। अगर मैं दूसरा वाला टाइम निकालूं यहां से यहां का, ये से और ऊपर से लेकर के नीचे का, तो ये टाइम इसी टाइम के बराबर आता है। ये तुमने पढ़ा होगा जब तुम स्टडी कर रहे होगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इसका डबल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है 2v sin थीटा अपॉन g। ये पहला पैरामीटर निकल गया। दूसरा पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये वाला बेसिकली डिस्टेंस अपने को निकालना है, यही है मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए s = ut + ½ यूज कर सकते हो, जहां पे t की वैल्यू ये वाली होगी। सो s = ut + ½ लगाओगे तो hmax की वैल्यू तुमको मिलेगी u² v² sin² थीटा अपॉन 2g। s = ut + ½ लगाने से ये तुम्हारा hmax मिलेगा। और लास्ट पैरामीटर जो कि है रेंज, रेंज ये वाला जो तुमको मिलेगा, जितने टाइम में ऊपर से नीचे आया है उतने टाइम में ये लगातार इधर की तरफ चल रहा है। टाइम कॉमन है इन दोनों के लिए। सो रेंज का एक्सप्रेशन एक्स कंपोनेंट से मिलेगा, जो कि मिलेगा v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे रखोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g।
सो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो अलग अलग कंपोनेंट से निकाल पाओगे इस तरीके से, ठीक है। अब यही सेम जो कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट किसी भी जनरल मोशन के लिए हम लोग लगा सकते हैं, चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, चाहे कोई भी हो। जिस तरीके से ब्रेक करके मैंने अलग अलग सॉल्व किया है यहाँ पे, उसी तरीके से ब्रेक करके हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे जो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर सेम लेवल पे प्रोजेक्शन हो रहा है, ये स्पीड v से है, ये एंगल थीटा पे है, तो ये स्पीड v से ही हिट करेगा इधर और ये एंगल थीटा ही होगा। जितने एंगल से प्रोजेक्ट हुआ है उतने एंगल पे ही जाके गिरेगा। स्पीड इधर है, इधर स्पीड नीचे की तरफ होगा। दूसरा मैंने बता ही दिया कि यहां से यहां जाने का जो टाइम लगता है वह यहां से यहां आने का वही सेम टाइम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों के लिए बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया था। तीसरा पॉइंट, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है v cos थीटा। एक्सेलरेशन यहां पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, ये कभी भी टाइम के साथ बदलेगा नहीं। एक बार जो v cos थीटा है तो वो हमेशा v cos थीटा ही रहेगा। इस पॉइंट पे v cos थीटा होगा, यहां पे कुछ और होगा। इस पॉइंट पे सिर्फ v cos थीटा होगा, ऊपर वाला 0 होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इस पॉइंट पे v cos थीटा होगा और नीचे वाला कुछ कंपोनेंट होगा, और अल्टीमेटली लास्ट वाले पॉइंट पे भी सेम इसी तरीके से होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। और एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करता हूं दो प्रोजेक्टाइल्स को सेम स्पीड के साथ, मतलब एक को मैं भेज रहा हूं v पे एंगल थीटा पे और एक को मैं भेज रहा हूं v पे 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों का रेंज सेम होता है। तो R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और, अगर मुझको इस सेम लेवल प्रोजेक्शन में अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है स्पीड कांस्टेंट रखते हुए, तो थीटा का एंगल 45 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आर मैक्स तुमको मिलेगा, जो कि मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी। और अगर मुझको मैक्सिमम हाइट मैक्सिमाइज करना है तो वहां से थीटा का वैल्यू अपने को 90 डिग्री रखना होगा, वहां से अपने को मैक्सिमम हाइट मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे अपने को एच मैक्स मिलेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है, ये सेम लेवल प्रोजेक्शन के साथ है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है कहीं पे भी? ये सारे पैरामीटर्स, इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रोजेक्शन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो जनरल प्रोजेक्शन मतलब अब यहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड के अलावा और भी दूसरे केसेज हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड टू टावर या टावर टू ग्राउंड या टावर टू टावर, कोई भी जनरल प्रोजेक्शन हो सकता है। इन जनरल प्रोजेक्शन क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच करना है जैसे यहां पे कर रहे थे। कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है और कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस पेपर में भी देखेंगे जो इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉम्प्लिकेट करोगे तो फंस जाओगे, कुछ और लगाने की कोशिश करोगे, कुछ और सोचने की कोशिश करोगे तो वहां पे फंस जाओगे। कंपोनेंट में पहले ब्रेक करो, उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है। पहला अप्रोच हमेशा इन टाइप के मोशंस में हमेशा यही होना चाहिए। आगे जब हम लोग रिलेटिव मोशन में जाएंगे, जब रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे या रेन प्रॉब्लम करेंगे या इस टाइप के और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी कंपोनेंट से ही डील होता है। पहले कंपोनेंट में ब्रेक करो, अब सोचो कि अब क्या करना है। तो कंपोनेंट्स से ही सॉल्व होगा और कोई दूसरा तरीका यहां पे नहीं है, ठीक है। इसको लगाएंगे अभी क्वेश्चंस में, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा ये जनरल प्रोजेक्शन की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो इक्वेशन ऑफ, ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ये ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ का इक्वेशन बेसिकली। ट्रेजेक्ट्री हम उस पाथ को बोलते हैं जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है। तो ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट पाथ ऑफ
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड का केस लेता हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, यहां पे स्पीड v है, ये एंगल थीटा है। तो इसका पाथ अपने को निकालना है। इसका पाथ का इक्वेशन क्या है? सो अगर ये y और x में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है y और x में इक्वेशन आने वाला है, जो भी इक्वेशन आने वाला है, तो y और x में इक्वेशन निकालना है अपने को। सो x डायरेक्शन के लिए देखो और y डायरेक्शन के लिए देखो। कोई भी जनरल x जो है उसको अपन लिख सकते हैं v cos थीटा इंटू टी, और कोई भी जनरल y जो है उसको लिख सकते हैं v sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू उठा के इसमें से इसमें डालो। सो y जो होगा वो हो जाएगा v sin थीटा इंटू एक्स बाई वी कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स बाई वी कॉस थीटा का स्क्वायर। सो v से v कटा, सो यहां से तुमको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस प्रोजेक्टाइल का। ये इक्वेशन सभी के लिए वैलिड है, जनरल प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है और ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड है, किसी में भी यूज किया जा सकता है। ये इंक्लाइन प्लेन में बस यूज नहीं होगा, इंक्लाइन प्लेन में ये यूज नहीं होगा, ये जनरल प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। अब इसको ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल के लिए अगर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें, यहां वाला इस वाले टर्म में थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, तो यहां पे एक एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वैलिड है। ये जनरल प्रोजेक्शन इंक्लाइन प्लेन के लिए वैलिड नहीं है। तो यहां से इस पे आता है, ये इसका यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस में। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। सो इंक्लाइन प्लेन का केस है, ये एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, और यहां से प्रोजेक्शन हो रहा है अल्फा एंगल पे, ये अल्फा एंगल पे प्रोजेक्शन हो रहा है। सो ये केस है तुम्हारा अप द इंक्लाइन का केस। और जो दूसरा केस हो सकता है, अल्फा से अगर मैं नीचे फेंक रहा हूं, तो ये वाला केस जो होगा ये हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन का केस। सो यहां पे सॉल्व करने के लिए इसको वही सेम पैरामीटर्स अपने को निकालना है, तीन चीजें। जैसे देखोगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा दिखेगा, और यहां पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा दिखेगा। सो यहां पे हम लोग रेंज का वैल्यू ये वाला निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैलकुलेशन करना है। दूसरा कैलकुलेशन इस हाइट का करते हैं, और तीसरा कैलकुलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक ये मोशन में है। उसी तरीके से यहां पे भी इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एक इसका कैलकुलेशन करते हैं, और तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन होता है। ये तीन चीजों का कैलकुलेशन होता है। सो यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस को शिफ्ट करते हैं। सो एक्सिस शिफ्टिंग क्या होती है, एक्स एक्सिस तुम्हारा ये हो जाएगा, वाई एक्सिस तुम्हारा ये हो जाएगा। इसको घुमा करके रखो यहां पे। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहां पे, एंगल v और ये एंगल थीटा। सो इस केस में तुम देखोगे तो ग्रेविटी तो लग रहा है यहां पे, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा यहां पे और एक कंपोनेंट आएगा यहां पे। ये वाला कंपोनेंट होगा g cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा g sin थीटा। इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में g cos थीटा एक्सेलरेशन है, और इस डायरेक्शन में जो है g sin थीटा एक्सेलरेशन है। सो इंक्लाइन प्लेन वाले केस में x और y दोनों में तुम्हारा एक्सेलरेशन आता है इस तरीके से, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये तुम्हारा x बनेगा, ये तुम्हारा y बनेगा। इसको उठा करके ऐसे रखोगे, सो x y, और यहां पे वेलोसिटी v है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा है थीटा एंगल पे। सो इस कंडीशन में यहां पे है g cos थीटा और यहां पे है तुम्हारा g sin थीटा।
सो जी कॉस थीटा दोनों के लिए तो सेम है, लेकिन अप द इंक्लाइन के लिए जी साइन थीटा इस पर रिटार्डेशन डाल रहा है एक्स डायरेक्शन में, और डाउन द इंक्लाइन के लिए जी साइन थीटा एक्स के लिए एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है। यहां पे डिसेलरेशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में और यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो दोनों को देख करके बता सकते हो किस में रेंज ज्यादा आएगा किस में रेंज कम आएगा, या ये वैल्यू किस में ज्यादा आएगा किस में कम आएगा। इस वाले में ज्यादा आएगा, इस वाले में ज्यादा आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, नया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें ज्यादा आएगा इसमें कम आएगा। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो दोनों में सेम फॉर्मूला रहेगा क्योंकि दोनों में जी कॉस थीटा और जी कॉस थीटा सेम रहता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो वो भी सेम ही रहता है, सिर्फ रेंज का फॉर्मूला ये सिर्फ बदलता है। तो अगर तुमको रेंज का फॉर्मूला याद है तो उसको लिख सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूं। सो रेंज का फॉर्मूला यहां पे आता है 2u स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी, यहां पे ये कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइन और अल्फा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये होगा तुम्हारा अप द इंक्लाइन के लिए, और डाउन द इंक्लाइन के लिए आर का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। एच मैक्स का फॉर्मूला यहां पे लगता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा, और यहां पे एच मैक्स का फॉर्मूला लगता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा, यहां पे सेम ही रहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई g कॉस थीटा, और यहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई g कॉस थीटा। सो जहां पे g था वहां पे g cos थीटा सिंपली आ जाएगा, और यहां पे इस तरीके से ये चेंज होगा। अब इसमें अगर मान लो मुझको अप द इंक्लाइन में रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो रेंज मैक्सिमाइज करना है तो अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये भी पढ़ा होगा तुमने, 90 प्लस थीटा बाई 2, ये होता है तुम्हारा अप द इंक्लाइन के लिए आर मैक्सिमम का एंगल, इससे तुमको आर मैक्सिमम आर अप द इंक्लाइन मिलेगा, आर अप मैक्सिमम। और अगर मैं इस वाले के लिए देखूं तो अल्फा का वैल्यू यहां पे मिलेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, यहां पे आर डाउन मैक्स होगा। आई थिंक इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है। सो ये माइनस और प्लस तुम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हो, इस तरीके से तुम्हारा अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन का आर मैक्सिमम तुमको मिल जाएगा। सो ये इंक्लाइन मोशन का केस है, ये सारे फॉर्मूलेज तुमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। मैक्सिमम रेंज के लिए बता दिया मैंने, अप द इंक्लाइन के लिए और डाउन द इंक्लाइन दोनों के लिए बता दिया था। ठीक है, सो लास्ट इसमें आता है इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल। प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, अगर उस प्रोजेक्टाइल मोशन में बीच में दीवार लगा दिया जाए तो दीवार लगाने से क्या इफेक्ट आएगा, वही हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले ये वाला केस देखो, एक अगर दीवार है यहां पे, ये वेलोसिटी v से इससे टकरा रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, सेम स्पीड के साथ पीछे लौटेगा, मतलब कोलिजन के बाद ये पीछे की तरफ हो जाएगा सिंपली, ये होगा इलास्टिक कोलिजन के साथ। अब इसी वॉल पे अगर मैं यहां पे एंगल थीटा पे अगर मैं भेजूं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सो इस सिचुएशन में अपने को कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, इधर कंपोनेंट v cos थीटा होगा, इधर कंपोनेंट v sin थीटा होगा।
इस सिचुएशन में क्या होगा, v cos थीटा वाला टकरा करके उल्टा हो जाएगा, लेकिन v sin थीटा वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ये नहीं बदलेगा। मतलब कोलिजन के बाद यहां पे v cos थीटा आएगा और v sin थीटा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब जो स्पीड आएगा इसमें वो इधर की तरफ आएगा v। देखो किस तरीके से जा रहा है, इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, यहां से गया और टकरा के उधर निकला, तो v cos थीटा वाला सिंपली उल्टा हो जाएगा, v sin थीटा वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस चीज को हम लोग लगाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखते हैं कि क्या होगा। इसको मैं हटा रहा हूं। सो केस नंबर 1, मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हो रहा था, लेकिन यहां पे मैंने बीच में दीवार लगा दिया, यहां पे मान लो दीवार लगा दिया, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दीवार लगा दिया। तो इस प्रोजेक्टाइल के साथ क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल के साथ जब यहां पे कंपोनेंट करोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा और ऊपर वाला कंपोनेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल इधर की तरफ हो रहा था, अब प्रोजेक्टाइल इधर की तरफ होगा। सिंपली इस तरीके से तुम याद रख सकते हो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन आगे अब होने वाला था वो प्रोजेक्टाइल मोशन अब पीछे होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का होना चाहिए था वही सेम मैक्सिमम हाइट यहां पे भी होगा। जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल मोशन चलने वाला था एग्जैक्टली उतने टाइम तक अभी भी चलेगा। और तीसरा, जितना रेंज ये कवर कर रहा था वो उतना ही रेंज यहां पे भी कवर होगा। अगर ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है तो x1 प्लस x2 मॉड x1 प्लस मॉड x2 ये r के बराबर ही है। रेंज में भी फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैक्सिमम हाइट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बदल जाएगा, जो मोशन आगे हो रहा था वो मोशन अब पीछे की तरफ होगा। सो x1 प्लस x2 r के बराबर है, h max सेम है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। तो सवाल इसमें यही पूछा जा सकता है कि अगर दीवार x1 पे है तो बताओ प्रोजेक्टाइल कहां जाके गिरेगा। तो मतलब तुम ये वाला डिस्टेंस जैसे निकाल सकते हो x2 r माइनस x1 से, तो x2 में से x1 माइनस कर लेना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इतना पीछे जाके गिरेगा। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है तुमसे। सो ये पहला केस है। पीछे जैसे एच मैक्स इसका इधर की तरफ आने वाला था लेकिन दीवार की वजह से पीछे मोशन हो रहा है तो पीछे की तरफ आएगा। मतलब एक टाइप से तुम बोल सकते हो कि मिरर इमेज बनाना है पीछे, एग्जैक्टली मिरर इमेज तुम्हारा इधर बन जाएगा। तो वो अगला केस हो गया ना। इस केस में हम लोग दीवार इधर रख रहे हैं, दूसरे केस में अभी लेते हैं। सो इसको हटा रहा हूं मैं। सो दूसरा केस है, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा था, अब दीवार को मैंने रखा है मैक्सिमम हाइट के लाइन पे एकदम बीचों बीच। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन इधर होने वाला था उसका मिरर इमेज इधर बना देंगे, उधर बना देंगे। इसका मतलब ये है कि ये वापस यहीं पे आके गिर जाएगा, इधर जाएगा और यहीं पे वापस आके गिर जाएगा। सो अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा लेट से a है या अपन x1 लेके चल रहे थे, x1 है तो मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x1 ये अभी भी r के बराबर ही है, सेम अभी भी r के बराबर ही है। h मैक्स अभी भी सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। अब अगर मान लो इसमें सवाल पूछा जाए कि टकराने के बाद कहां पे जाके गिरेगा प्रोजेक्टाइल, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही जाके गिर जाएगा, जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे जाके गिर जाएगा। ये होगा तुम्हारा दूसरा केस। और लास्ट केस जब दीवार को यहां से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो तीसरा वाला केस भी ले लेते हैं।
सो ये प्रोजेक्टाइल हो रहा था और यहां पे दीवार लगा दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल जो आगे होने वाला था अब पीछे होगा, पीछे होगा मतलब ये यहां पे जाके गिरेगा, इस तरीके से जाएगा और यहां पे जाके गिर जाएगा। सो ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये डिस्टेंस अगर x2 है, तो फिर से मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 अभी भी r के बराबर है। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सभी चीजें सेम है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप कहां जाके गिरेगा, तो x1 तुमको पता है, x1 में से x2 माइनस कर दो, तो यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आगे इतने डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगा। सो ये कुछ केसेस है तुम्हारे इलास्टिक कोलिजन ऑफ वॉल्स के साथ, ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है, मॉड लेते चलो, रेंज जोड़ते चलो, मतलब सारे ये रेंजेस जोड़ोगे तो वो प्रोजेक्टाइल के रेंज के बराबर ही होगा, वो नहीं बदलेगा। और लास्ट केसेस में अगर मैं मान लो बॉल को कुएं के अंदर डालूं, दो दीवालों के अंदर डालूं, यहां पे मैं फेंक दूं, अब इसके साथ क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल पीछे होगा, फिर जो इधर होने वाला है वो आगे होगा, फिर जो आगे होने वाला है वो पीछे होगा। मतलब जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे होने वाला था, तो इधर वाला पोर्शन अब इधर होगा, इधर वाला पोर्शन अब इधर होगा। अब जो इधर वाला होने वाला था वो उधर होगा, उधर होगा मतलब इधर होगा, फिर जो इधर होने वाला था वो इधर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये यहां पे ऐसे जाके कुछ गिर जाएगा। तो मोशन देख लो कैसा हो रहा है, इधर 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 और लास्ट में जाके ये नीचे गिर जाएगा। तो अब फिर से इन डिस्टेंसेस को जब जोड़ोगे, जैसे यहां से यहां गया x, यहां से यहां गया x, यहां से यहां गया x प्लस ये कुछ x नॉट, इन सभी को जोड़ोगे तो वो रेंज के बराबर ही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी सेम t के बराबर है जो नॉर्मल इस मोशन में दिखता, और लास्ट में मैक्सिमम हाइट का अगर वैल्यू कुछ आ रहा होता तो वो भी सेम ही होता, वो नहीं बदलता। दोनों ये वाला कुछ अलग होगा, बाकी सब सेम होगा, x x x और ये कुछ x नॉट। रेंज से तुमको x पता है, कितनी बार टकराया ये पता है, मान लो 3 बार टकराया, तो 3x प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर। x पता ही है, r तुम प्रोजेक्टाइल से कैलकुलेट कर लोगे, तो x नॉट की वैल्यू आ जाएगी r माइनस 3x से। सो ये सारे केसेस है तुम्हारे इसमें इलास्टिक कोलिजन में। तो ये सारा थ्योरी है तुम्हारे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। वो तो पिछला क्लास में था। चलो तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अगर इसमें डाउट है तो पहले वो बताओ। इस जो भी अभी बताया है इसमें कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो वो बताओ, नहीं तो प्रैक्टिस पेपर निकालो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुमको मैं बताता हूं जो भी डाउट है। सो प्रैक्टिस पेपर में सबको देख सकते हैं 20 क्वेश्चन है टोटल। सबसे पहले 1 to 5 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करो, 10 मिनट में दे रहा हूं, 10 मिनट के बाद इसका डिस्कशन होगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लास ऐसा ही रहने वाला है, मैं 5-5 क्वेश्चन करके तुमको दूंगा, तुम उनको अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद 10 मिनट के बाद एक ही साथ डिस्कशन होगा 5 क्वेश्चन का। अब इसमें तुम ये कोशिश में रहना कि एक सवाल अगर नहीं हो तो छोड़ करके तुम दूसरे सवाल पे बढ़ो, दूसरा वाला नहीं हो तो तीसरे पे बढ़ो, तीसरा वाला नहीं हो तो चौथे पे बढ़ो, सारे नहीं हो तो सारे छोड़ दो, फिर सोचो कि कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता है तो सॉल्यूशन का वेट करो फिर कि क्या सॉल्यूशन है, क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक ही सवाल पे फंसे मत रहना, मूव करते रहना फटाफट एकदम, जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है बस मूव करते रहो आगे। सो क्वेश्चन अप्रोच करने में अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो एक बेसिक सा मंत्र याद रखो, सबसे पहले गिवन क्या है वो फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल को ब्रेक करो और जो जो चीजें दी हुई है उसको अलग से नोट कर लो कि ये चीजें दी हुई है।
और क्या निकालना है इस पे फोकस रहना चाहिए। क्या चीजें पूछी जा रही है, गिवन क्या है, आंसर क्या निकालना है। अब इसके बाद अगर ये फॉर्मूला बेस्ड है तब तो डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच जाओगे, फॉर्मूला लगाओगे इधर से इधर पहुंच जाओगे डायरेक्टली। लेकिन अगर फॉर्मूला वाला सवाल नहीं है तो तुमको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, यहां पे कुछ बीच में यहां पे मीडिएटरी स्टेज चाहिए जिसकी जरूरत पड़ेगी तुमको ये निकालने के लिए। तो एप्लीकेशन इसी को कहते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर या तो थोड़ा सा बीच में कहीं पे घूमना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो तुमने अभी तक पढ़ा है, जो भी तुम पढ़ रहे हो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर का समरी इस तरीके से याद रहना चाहिए कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी, फिर इंक्लाइन मोशन पढ़ा और फिर इलास्टिक कोलिजन पढ़ा। चार चीजें पढ़ी। चार चीजों में से कौन सा लग रहा है यहां पे, क्या चारों में से कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं लग रहा है तो मतलब कुछ और चीजें चाहिए, और लग रहा है तो सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया सबसे, किसी से नहीं हुआ हो। एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है, वाई कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो वाई कंपोनेंट की स्पीड जो है वैसी की वैसी रह जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। तो v ऑफ y ये -15 का 15 ही रह जाएगा। और वेलोसिटी इन x ये हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी से दे सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 80 दैट इज 2 इंटू टाइम कितना है t, मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस 2t। तो ये j कैप में है और ये i कैप में है, तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 8 प्लस 2t i कैप माइनस 15 j कैप, यहाँ पे माइनस है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 8 प्लस 2t i कैप माइनस 15 j कैप, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। सो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आ गया। सो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया कि प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर। तो यहां पे मान लो ग्राउंड है, यहां पे मान लो ग्राउंड है और यहां पे एक प्लेन जो है इस तरीके से फ्लाइट कर रहा है, इसकी स्पीड जो है 200 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बोला जा रहा है कि इट इज पासिंग ओवर द हेड ऑफ ए एंटी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट गन। तो यहां पे गन लगा हुआ है, जस्ट इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। सो व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दैट एट विच द गन शुड बी फायर्ड फॉर द सेल विद अ मजल स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। कितने एंगल पे फायर करना चाहिए सच दैट ये इसको जाके हिट कर सके, ये सवाल पूछा जा रहा है। और इसकी स्पीड जो है वो है 400 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे ये फायर करना चाहिए पूछा गया। तो अगर इसको फायर करना है तो कंपोनेंट में ब्रेक करो फिर से, ये तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में चल ही रहा है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो। एक कंपोनेंट यहां पे आएगा, एक कंपोनेंट यहां पे आएगा। तो इमेजिन करो जब ये हिट कर रहा होगा, जिस समय भी हिट कर रहा होगा, जितना ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस चला है क्या उतना ही डिस्टेंस ये भी चलेगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। और दोनों सेम टाइम के लिए चल रहा है, जैसे ये क्रॉस कर रहा है ओवरहेड उसी समय फायरिंग की जा रही है, इसका मतलब दोनों सेम टाइम के लिए चल रहा है। तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो क्या वेलोसिटी भी दोनों का हॉरिजॉन्टल में सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज सेम, इसका मतलब वेलोसिटी इज आल्सो सेम। इसका मतलब 400 cos थीटा इज इक्वल टू 200, सो cos थीटा हाफ हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक चीज और चेक करना है अपने को। जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है जो कि होगा 400 sin थीटा, क्या इस थीटा के लिए उतना हाइट कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अपने को वो भी तो चेक करना होगा।
पता चला हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन नीचे नीचे पार हो गया, तो ऊपर गया ही नहीं, उतना हाइट पे पहुंचा ही नहीं, तो हिट नहीं करेगा फिर। तो वो चीज चेक करना पड़ेगा अपने को। तो वो चीज हम चेक करेंगे इसका मैक्सिमम हाइट निकाल के, इस प्रोजेक्टाइल का। सो इसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मतलब 400 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज √3/4, 3/4 डिवाइडेड बाई 2g, मतलब 2 इंटू 10। सो ये कितना हो रहा है? 400 इंटू 400 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये 100, एक जीरो यहां से कटा और एक यहां से कटा। देखो कितना आ रहा है हाइट, क्या 1500 से ऊपर आ रहा है? 2000 इंटू 3, 6000 तक आ रहा है मैक्सिमम हाइट। 6000 तक मैक्सिमम हाइट आ रहा है, इसका मतलब 1500 तो कवर करेगा ही करेगा। अब हम बोल सकते हैं कि कवर कर सकता है, इस वजह से एंगल 60 डिग्री होगा। अगर इसकी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कितना है, 6000 है, तो 1500 वाला बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ही, इसका मतलब डेफिनेटली हिट करेगा। अगर ये वैल्यू 1500 से कम आता तो कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता। सो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर्मूला डालना है आर स्क्वायर और एच का। आर का फॉर्मूला डालो, एच का फॉर्मूला डालो। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आर का फॉर्मूला डालो, इसमें आर है तुम्हारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म कट गया यहां पे, और यहां पे ये कट गया, देखो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और एक यू स्क्वायर कटेगा, एक जी भी कटेगा, ये कटेगा 4, तो 4 4 देखो ऊपर भी 4 लिखा हुआ है, नीचे भी 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 4 कटा, एक यू स्क्वायर कटा, एक जी कटा। सो ऊपर टर्म बचेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहां पे क्या बचेगा, ये और ये कटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। सो यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या इसको हम यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं? अब बताओ यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। सो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 हो गया, सबसे हो गया। Projectile is thrown with velocity v making an angle theta with the horizontal. It crosses the top of two poles, each of height h. After 1 second and 3 seconds, what is the time of flight? So एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इस तरीके से, बोला जा रहा है कि दो पोल्स को क्रॉस कर रहा है एक ही हाइट पर, तो इसका मतलब एक पोल यहां पे है और एक पोल यहां पे है। सेम ही हाइट का अगर पोल है तो एक इधर है और एक इधर है। सो यहां पे पहुंचने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, और यहां पे पहुंचने के लिए, इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए 3 सेकंड लग रहा है। तो अगर 3 सेकंड लग रहा है तो ये वाला टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। तो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में बराबर टाइम लगेगा। तो क्या इधर वाला 1 सेकंड और इधर वाला 1 सेकंड? सो यहां से टॉप पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो उधर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि टाइम बराबर ही होता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? आंसर सी हो जाएगा। सो इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे कर सकते हो। ये जो पोल टू पोल है ये सेम लेवल पे आ गया ना, ये सेम लेवल पे आ गया, तो इधर जितना टाइम होगा उतना ही टाइम इधर भी होगा। इस वजह से 2 सेकंड को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इधर वाला जोड़ो उसको डबल कर दो। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये पहला वाला क्वेश्चन की तरह ही था। एक तरफ
स्पीड है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा उधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी? वो v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा u 0 है, a 4 मतलब a 1 और t जो है वो 4, मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड। सो एक कंपोनेंट 3 है और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट 4 है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5। 5 एक ही ऑप्शन में है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये tan इनवर्स 4/3। सो थीटा निकलेगा उससे, एक कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, एक कंपोनेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वी नेट है, सो ये थीटा है। सो tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3। सो tan इनवर्स ये हो जाएगा ये पांचों क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगले 5 करो, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया? नहीं हुआ है। सो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है स्टोन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द रूफ, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो अपने को स्पीड पूछा गया है, मान लो इसकी स्पीड v है, ऐसे मान सकते हैं कि स्पीड v है, और जिस पे गिर रहा है उसकी स्पीड u मान लो, जिस पे भी जिस स्पीड से v गिर रहा है वो उसको u मान लो। तो क्या v cos थीटा u cos 30 के बराबर होगा? v cos 60 इज इक्वल टू u cos 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्पीड नहीं बदलने वाली है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, हाइट एज कवर कर रहा है, ये वर्टिकल में देखो हाइट एज कवर कर रहा है, इधर का कंपोनेंट v sin 60 है और इधर का कंपोनेंट जो है u sin 30 है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v u और h के बीच में हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो u sin 30 स्क्वायर माइनस v sin 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस g इंटू एच। सो v की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। सो ये डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? v cos ये हो जाएगा v cos 60 बाई cos 30 इंटू साइन 30 का स्क्वायर माइनस v sin 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। v को कॉमन निकाल लो, बाकी सबको इधर भेज दो, v की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये कितना आएगा? v स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, ये आया cos 60 होता है हाफ, cos 30 होता है √3/2 और ये होता है हाफ का स्क्वायर माइनस साइन 60 दैट इज √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। सो 2 से 2 कटा, सो ये वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर इंटू 2 4 4 तो ये 12, 1/12 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो ये भी निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव निगेटिव बैलेंस हो जाएगा, इसको उधर भेज देना, तो v की वैल्यू आ जाएगी √3gh। अगला स्टेप में सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा वेलोसिटी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कंपोनेंट से ही किया, कुछ और तो किया नहीं मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग ट्रीट किया, वर्टिकल अलग ट्रीट किया और सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गया ये। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सेवेंथ हुआ, सेवेंथ वाला हुआ। सो सेवेंथ वाले में देखो क्या दिया हुआ है, रेंज वर्सेस थीटा कर्व दिया हुआ है, रेंज वर्सेस थीटा कर्व ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, ऐसा दिया जा रहा है नाउ। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्शन है, ग्राउंड लेवल पे मतलब सेम लेवल पे प्रोजेक्शन हो रहा है, ये भी दिया हुआ है। नाउ द अपने को ये निकालना है कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ थीटा इज chosen such that
फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उसका आधा टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है अपने को, ऐसा थीटा चूज करना है, ऐसा थीटा चूज करना है अपने को जो जिससे कि जो भी प्रोजेक्शन हो उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट आए वो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के हाफ आए। सबसे पहले ये बताओ मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो क्या वो 2u/g हो जाएगा? तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा होना चाहिए इसके लिए। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट रिक्वायर्ड जो है Tmax/2 है, मतलब क्या ये u/g है? तो सबसे पहले टाइम मिल गया अपने को u/g। सो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2u sin α/g = u/g। ओरिजिनल प्रोजेक्शन का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो यही होता है। मान लो अल्फा पे भेजा है मैंने, अच्छा थीटा बोला गया है, थीटा पे भेजते हैं इसको, थीटा को भेजते हैं, थीटा निकालना ना अपने को। तो 2u sin θ/g = u/g हो जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई यहां से। अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम का आधा होगा। सो अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि कितना लीस्ट स्पीड होगा बॉल का। अगर थीटा इतना है तो लीस्ट स्पीड कितना होगा? तो लीस्ट स्पीड टॉप पॉइंट पे आता है, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे। वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जा रहा है वहां पे, सिर्फ टॉप वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। मतलब क्या वो लीस्ट स्पीड u cos 30 हो जाएगा? थीटा निकाल चुके हैं u cos 30। अब u की वैल्यू निकालनी है अपने को। u की वैल्यू जैसे निकालेंगे अपने को लीस्ट स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। अब वो u कैसे निकालेंगे अपन? u निकालेंगे इस ग्राफ का यूज करके, इस ग्राफ का यूज करके u की वैल्यू निकलेगी। यहां पे थीटा भले कुछ दिया हुआ नहीं हो, लेकिन एक चीज तो दिया हुआ ना कि मैक्सिमम रेंज जो है इस पॉइंट पे है, जो कि 250 मीटर, और मैक्सिमम रेंज अपने को पता है कि वो 45 डिग्री एंगल पे आता है। तो u² का वैल्यू दिया हुआ है, u² का वैल्यू दिया है दैट इज 250। तो क्या u का वैल्यू 25 आ गया? नहीं, कितना आ गया? 50। g का वैल्यू 10 रखो, 2500, 2500 का रूट 50, 50 को इसमें डाल दो। सो 50 इंटू √3/2 दैट इज 25√3। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो बहुत लोग ग्राफ देख के ही छोड़ दिए होंगे, पता ही नहीं चला होगा कि क्या करना है। गिवन जब तक तुमको पता नहीं होगा गिवन क्या है, तब तक तुम आंसर पे नहीं पहुंच सकते। आंसर पे पहुंचना है तो पहले गिवन फिगर आउट करो कि गिवन क्या है। लैंग्वेज समझना पड़ेगा गिवन के लिए। लैंग्वेज क्रैक होगा फिर आंसर की तरफ तुम मूव करोगे, वहां से क्या क्या दिया हुआ है, कैसे पहुंचेंगे, उसमें दिमाग पूरा लगेगा। वही है, वहीं पे दिमाग लगना होता है। दिमाग फॉर्मूला याद करने में नहीं लगना है, दिमाग इसी में लगना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 ये नहीं हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ पार्टिकल एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 30 डिग्री। h हाइट पर है, 30 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो रहा है, एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। नाउ इट इज अगेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम हाइट विथ सेम स्पीड, बट एंगल इज 60 डिग्री नाउ। So what is the angle with the horizontal when it strikes the ground? अपने से ये पूछा जा रहा है। तो ये सवाल और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। स्पीड u है और ये एंगल है 60 डिग्री। ये यहां पे हिट किया कुछ कितना है 45 डिग्री पे। इसको मान लो कि ये v से हिट किया, पहले में 30 है, ओके। सो पहले में 30 है, तो सबसे पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे, तो u cos 30 इज इक्वल टू v cos 45, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट
वर्टिकल कंपोनेंट और हाइट h भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट h वर्टिकल में। तो इन दोनों में रिलेशन दे सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर v साइन 45 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर u साइन 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पे ग्रेविटी नीचे है और हाइट भी नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, 2gh होगा। पिछले वाले में हमने निगेटिव लिया था, ग्रेविटी नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, तो इस वजह से वहां पे माइनस 2gh आ रहा था। दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो ये 2gh। इसको डालो, इसमें u की वैल्यू आ जाएगी, तो v नहीं पता ना अपने को, दूसरे वाले इक्वेशन में कुछ और v के साथ हिट करेगा। नहीं नहीं, इनिशियल स्पीड सेम है, लेकिन 60 डिग्री पे जब फेंकोगे तो फाइनल स्पीड कुछ और हो जाएगा, तो वहां पे v डैश आ जाएगा, फिर सेम v नहीं रहेगा ना। तो इधर v की वैल्यू डालो, u की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू निकालने के बाद u और v डैश ले लेना, सेम दो इक्वेशंस, सेम दो इक्वेशंस, तुमको ये मिल जाएगा। नहीं, क्या पूछा है अपने को? अच्छा, एंगल ही पूछा है, थीटा ही पूछा, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो तुमको निकालना ही पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी निकलेगा। सो यहां से देखो ये क्या आ रहा है, इसको डालो इसमें, तो ये डालेंगे तो u cos 30 होगा, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर 3/4 माइनस, सॉरी v स्क्वायर नहीं, u स्क्वायर 3/4 u स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 2gh। सो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी v cos 45 की वैल्यू रखी है, तो v sin 45 और v cos 45 सेम ही है, तो ये वाला रिप्लेस होगा u cos 30 से। सो 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 2। इसका मतलब ये आया 4gh। सो u स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4gh। अब ये जो है 30 से 60 जा रहा है, तो यहां पे ये याद रखना, अगला वो प्लॉट करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। सो ये u ही है और ये 60 डिग्री है, ये यहां से यहां हिट किया, इसको मान लो v डैश पे, और ये एंगल थीटा जो कि अपने को निकालना है। सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फिर से सेम होगा, दैट इज u cos 60 इज इक्वल टू v डैश cos थीटा, और वर्टिकल में इक्वेशन सेम, दैट इज v डैश sin थीटा स्क्वायर माइनस u sin 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो u की वैल्यू, v डैश की वैल्यू रखते हैं इसमें, v डैश की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा u cos 60 इंटू कॉस थीटा, मतलब ये आएगा u cos 60 इंटू टैन थीटा का स्क्वायर माइनस u sin 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो u स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था 4gh, u स्क्वायर को बाहर खींचो, सो ये 4gh इंटू कॉस 60 होता है 1/2, सो टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 60 होता है √3, सो 3/4 इज इक्वल टू 2gh। सो ये से ये कटा, ये तुम्हारा 2 आ गया, 4 को उधर ले जाओ 8, एक मिनट, ये 2 नहीं हाफ आएगा, ये 1/2 आएगा। सो 1/2 इंटू 4 2, सो tan स्क्वायर थीटा यहां से आ जाएगा 5, सो 5 आ जाएगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5, सो tan इनवर्स √5, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर होगा ये सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये हुआ,
सो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको भी। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थीटा एंगल पे फायर किया गया है। ध्यान रहे थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा माइनस अल्फा एंगल है ये। सो अपने को पूछा जा रहा है कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो यहां पे लैंडिंग हो रही है परपेंडिकुलर इस तरीके से, अपने को कंडीशन पता करना है कि क्या कंडीशन होगा। सो अगर ये परपेंडिकुलर लैंड हो रहा है तो इसके अगर हम दो एक्सिस ऐसे ड्रॉ करें, एक एक्सिस एक्स और एक एक्सिस इधर वाई, तो क्या फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जाके हिट कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। सो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो करेंगे अपन, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। सो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है v cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। सो यहां से अपने को मिलेगा v cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा इंटू टी। अब ये जो t है, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, फाइनल जब यहां पे पहुंच रहा है यहां से यहां तो पूरा मोशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या ये t टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब इसको अपन रख सकते हैं 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस थीटा, 2u इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस थीटा। बस आ गया, v कट गया, ये u की जगह पे v ले लो। सो v से v कट गया, g से g कट गया, साइन अल्फा को नीचे ले आओ तो इधर आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा और ऊपर चला जाएगा 2 tan, ये अल्फा है तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फा, मतलब करेक्ट आंसर आएगा डी। जो ये अल्फा है एक्चुअली में ये वाला अल्फा है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन अल्फा अल्फा अल्फा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी सही प्रॉब्लम है वो, 10th वाले को करते हैं। सो 10th क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड्स फ्रॉम अक्रॉस लेवल ग्राउंड, ईस्ट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है ग्राउंड लेवल पे ही। A wind blows horizontally to the east and assume that the effect of the wind is to provide a constant force towards the east equal in magnitude to the weight of the ball. विंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर ही है, तो mg के बराबर है तो क्या उसका एक्सेलरेशन भी g है उधर की तरफ भी, मतलब नीचे के डायरेक्शन में g तो लग ही रहा था, अब इधर के डायरेक्शन में भी g है, दोनों डायरेक्शन में g है। सो अपने से ये बोला जा रहा है find theta at which ball should be projected so that it travels maximum horizontal distance। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं यहां पे। ये ऐसे हो रहा है, इस डिस्टेंस को x मान लो, सो x जो होगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर से निकाला जा सकता है हॉरिजॉन्टल में, सो x इक्वल टू ut। अच्छा, सो यहां पे u है और ये एंगल थीटा है, सो u cos थीटा, सो u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आया गया x का एक्सप्रेशन। अब अपने को थीटा नहीं पता, अपने को t नहीं पता ना, ds बाई डी थीटा, अपने को t हटाना है यहां से, हाँ, सो t निकल जाएगा तुम्हारा, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ये, टाइम ऑफ फ्लाइट रखते हैं इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा
टाइम ऑफ फ्लाइट तो इधर वाले पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वर्टिकल वाले पे। मतलब ये होगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी, ये तो वही रहेगा, प्लस हाफ जी 2u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर। सो पूरा एक्सप्रेशन एक्स और थीटा में आ गया। सो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगाओ, dx बाई डी थीटा निकालो, उसको 0 के बराबर करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसी थीटा पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा। कर लोगे डिफरेंशिएट? dx बाई डी थीटा निकालो और उसको 0 के बराबर करो, 0 के बराबर करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो थीटा की वैल्यू आती है, क्या आती है, शायद 67 आएगा, हाँ डी आएगा तुम्हारा। चलो करते ही हैं डिफरेंशिएशन, तुम लोग से नहीं पाएगा। सो dx बाई डी थीटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। सो यहां पे कांस्टेंट है 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा। सो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल ज्यादा बेटर रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा वाला जो टर्म है वो है 4u स्क्वायर बाई जी, 2u स्क्वायर बाई जी ये भी है, सो 2u स्क्वायर बाई जी, और साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है। सो इसको 0 के बराबर करो, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब tan 2 थीटा ये आ गया -1, सो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 बाई 2 मतलब 67.5। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। 11 to 16 सॉल्व करो इसके आगे जल्दी से। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। बताओ किससे नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ, क्या मतलब है इसका? हम्म ठीक है, अब आगे पढ़ो। हाँ, तो 10 मीटर हाइट वापस आ गया वहीं पे ग्राउंड से, तो क्या वो सेम लेवल पे ही आ गया जहां से थ्रो किया था? तो क्या पूछा है तुमसे? बॉल जिस पॉइंट से फेंका था उसी पॉइंट से वहीं पहुंच गया, तो क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, रेंज पूछा है, निकल जाएगा। अब रेंज का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। अच्छा ये वाला हो गया, R1 इंटू R2 नहीं, क्या T1 इंटू T2 करना है, रेंज ही आ जाएगा फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनैलिटी में R आ जाएगा। 12 और 14 दोनों सेम ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आया हुआ है जेई में, अलग अलग टाइम पे 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर कर देना है, v cos थीटा इज इक्वल टू v नॉट बाई 2, सो यस एंड एंगल 60 डिग्री। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, हो गया नहीं? ये भी हो गया, ठीक है। ये हंटर का प्रॉब्लम ये हुआ, चलो करो ट्राई जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट हो गया टाइम। सो यहां पे हंटर है, यहां पे डियर है, ये 90 मीटर का है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 10 रूट 181 मीटर।
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकल जाएगा, निकाल लोगे 100 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। ये थीटा मान लो। तो अगर ये ओरिजिन है तो क्या x 100 कवर हो रहा है और y 90 कवर हो रहा है, और प्रोजेक्शन हो रहा है ग्राउंड से टावर पे, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो y का वैल्यू 90, x का वैल्यू 100 tan थीटा माइनस g इंटू 100 स्क्वायर बाई 2 इंटू स्पीड दे रखा है 100, तो 100 स्क्वायर ए भी है, और कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऊपर, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो ये 100 से 100 कटा, ये आया 5। सो 90 इज इक्वल टू 100 tan थीटा माइनस 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। क्यों, ये ट्रायंगल थोड़ी ना बन रहा है, ये प्रोजेक्शन यहां पे हो रहा है, ये थीटा है। क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व होते ही आंसर मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, तो क्वाड्रेटिक जब सॉल्व होगा तो क्या फिर tan थीटा को h अपॉन ये कर लोगे, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 100, और h को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस x अपॉन 100। x की वैल्यू पता करनी है तुम्हें, x की वैल्यू मिल जाएगी, tan थीटा को उठा के इसमें से इसमें डाल देना, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 16 अटेम्प्ट करो जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। वाह, कोई क्वेश्चन समझा दो बस, मैं मान लूंगा कि हो जाएगा। क्वेश्चन समझाओ बस, क्या हो रहा है। हाँ? हम्म 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 ठीक है। और हाँ, तुम क्या बोल रहे हो, यही। और कोई कुछ बता रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है पत्थर का, पत्थर का हो रहा है, ये पत्थर का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। एक चिड़िया इधर बैठी हुई है हाइट एच पे, ठीक है, हाइट एच पे चिड़िया बैठी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला यह जा रहा है कि पत्थर इसको टच करने के बाद इससे एच हाइट और ऊपर जाता, मतलब ये वाला जो मैक्सिमम हाइट है ये 2h है, तो ये गिवन है, ये दिया हुआ है। अब सवाल में आगे ये भी दिया हुआ है कि जैसे ही पत्थर ये हुआ, फ्लाई करना स्टार्ट हुआ, चिड़िया जो है हॉरिजॉन्टली फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया उसने। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ एट द मोमेंट ऑफ थ्रोइंग द स्टोन द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली, जैसे ही पत्थर इधर से छूटा वो हॉरिजॉन्टली चलने लगा, और फिर थोड़ी देर के बाद कहीं जाकर के दोनों टकरा गए। तो इस बात से ये इंटरप्रेट करना था कि अगर ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो यहीं पे जाके टकराएगा, और कहीं नहीं दूसरा पोजीशन हो सकता है, यहीं पे जाके टकराने वाला है, तो ये भी हाइट h ही रहेगा, ये गिवन है। अब पूछा क्या जा रहा है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बोथ द थिंग्स। तो मान लो इसकी वेलोसिटी है कुछ v, और ये फायर हुआ है u पे एंगल थीटा पे, ऐसा मान सकते हैं, u वर्सेस v अपना पूछा गया है। जिस समय ये पत्थर फ्लाई कर रहा है उसी समय ये भी फ्लाई कर रहा है, तो अगर पत्थर को यहां से यहां t2 टाइम लग रहा है तो बर्ड को भी यहां से यहां जाने में t2 टाइम ही लगेगा। प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ये टाइम t1 माना है, तो तुम बेटर करो कि ये t1 हटा ही दो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो तुम्हें, इसको हटा लो, इसको मानो t2। सो d जो होगा वो v इंटू t2 हो जाएगा, और प्रोजेक्टाइल के लिए ये टाइम मानो कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t1 है प्रोजेक्टाइल के लिए, तो उसके लिए d की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू t1। सो t1 की वैल्यू हो जाएगी
T2 क्यों होगा? ये डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, सिर्फ D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा हूं ना मैं, और ये टाइम ले रहा हूं मैं T1, तो T1 की वैल्यू क्या होगी? T2 माइनस ये वाला टाइम, ये वाला टाइम मान लो कुछ T डैश टाइम है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T डैश, सही तो लिख रहा हूं। सो T2 माइनस T डैश, ये दूसरा इक्वेशन बना। अब T डैश की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इस हाइट h से। सो T डैश की वैल्यू मिलेगी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से, वो निकलेगा u साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, वो इक्वेशन निकलेगा h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी डैश माइनस हाफ g टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश की वैल्यू यहां से हम डाल सकते हैं कुछ इसमें, और T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू टी डैश प्लस T1 है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहां पे T1 की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं क्या? ये यहां से तो टी डैश आया, यहां से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक का इक्वेशन लगाते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन आएगा 2h इक्वल टू यू साइन थीटा टी डैश प्लस T1 बाई टू माइनस हाफ जी टी डैश प्लस T1 बाई टू का स्क्वायर। टी डैश अगर निकल चुका है तो T1 बाई टू भी निकल जाएगा इस दूसरे वाले इक्वेशन से। देखो ये वर्टिकल में है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर h हाइट तक, और दूसरा वाला जो है ये है यहां तक। हाँ, ऊपर वाले से दो वैल्यूज निकल के आएंगे, सो यहां से तुम्हारी दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक तो निकल के आएगी टी डैश और एक निकल के आएगा T2। टी डैश और T2 निकलते के साथ यहाँ पे T1 भी आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को रखना है इसमें, T2 और टी डैश में, रेशियो मिल जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक एक यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। कहां पे? ये वाला, यहां पे क्या बोल रहे हो? अच्छा, टी डैश प्लस T1 बाई टू को तुम टाइम ऑफ फ्लाइट में हाफ कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी किया जा सकता है, उससे भी निकाल सकते हो। सो अल्टीमेटली इन दोनों वैल्यूज को रखा जा सकता है इस इक्वेशन में, दोनों को डिवाइड करना, रेशियो तुमको मिल जाएगा। रेशियो ऐसे ही कुछ रूट में मिलेगा तुमको, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, तो रूट्स में ही इक्वेशन कुछ मिलेगा। आंसर आता है 1/2 प्लस 1/√2, n की वैल्यू 2 आती है, सो 2n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं d, तो जितना टाइम पत्थर ले रहा है यहां से यहां पहुंचने में, उतना टाइम बर्ड भी ले रहा है यहां से यहां पहुंचने में, तो ये वाला टाइम मैंने माना है T2 टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू VT2। और स्टोन के लिए मैंने ये वाला टाइम माना है T1, जो कि हो जाएगा u cos थीटा इंटू T1। सो टी डैश प्लस T1 T2 के बराबर है, सो T1 की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस टी डैश। अब टी डैश और T2 हम लोग इधर से निकाल रहे हैं इक्वेशन का यूज करके, इसको डालना है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है बचे हुए हैं उनको तुम करना। ठीक है, और ये सारे हो जाने चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं ये सारे क्वेश्चंस उस तरीके से हो जाने चाहिए। चलो फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। टेस्ट पेपर अभी आएगा तुम्हारा 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, अब जैसा मैंने तुमको बताया था, +4 -1 सब में रहने वाला है। ठीक है।